गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज हम देखने जा रहे हैं कि कैसे कमीशन आपको पॉलिटी में क्वेश्चंस डालता है, आपको कैसे पॉलिटी के क्वेश्चन अप्रोच करने हैं। कुछ एक हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे कि आपको पॉलिटी में कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो हम आज डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी के एचपीएस प्रीलिम में 2021, 22, 24 के जितने भी क्वेश्चंस आ रखे हैं। और आपको आज वीडियो में ये देखने के लिए भी मिलेगा, ये जानने के लिए भी मिलेगा कि आपको पॉलिटी को अप्रोच कैसे करना है, कैसे हमें देखा पिछले जितने भी ट्रेंड हो रहे हैं कैसे देखा जा रहा है वहाँ से कि पॉलिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे कुछ चीज़ें करंट अफेयर में चली होती है। ठीक है, तो करंट अफेयर से ही उसके ही बैक जो चीज़ें भी आपके करंट अफेयर में चली रहेगी उसके बैकग्राउंड से कैसे आपके क्वेश्चंस आएंगे, तो हम आज यही देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आपके पॉलिटी के क्वेश्चन आपके प्रीलिम में कैसे डिमांड आ रही है, क्या अप्रोच रहेगी उसके लिए आपकी, कैसे इसे देखा जाएगा कि हमें कैसे पॉलिटी के क्वेश्चंस को टैकल करना चाहिए। तो आप अगर देख रहे हैं पिछले कुछ ट्रेंड से, जैसे आपका क्या हुआ था 2021 में, आपके क्या है ट्रेंड चेंज हो गया था एचएस के प्रीलिम का। ठीक है, उसके बाद से आप देख ही रहे हैं ज़्यादा क्या चल रहा है, जो चीज़ें हमारी करंट अफेयर में चलती है वही चीज़ें क्या होती है उसके ही बैकग्राउंड से हमारे क्या है पॉलिटी के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। चाहे वो पॉलिटी के क्वेश्चंस हो गए, चाहे वो जियोग्राफी के क्वेश्चंस है, चाहे एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस है। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चंस हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक, जैसे हम देखते हैं कि अगर पॉलिटी में कुछ भी चीज़ चली हो करंट अफेयर में, तो उसी के ही बैकग्राउंड से आपके प्रीलिम्स में भी वही क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ये हमने क्या है पिछले कुछ ट्रेंड से देखा है। जैसे कि आपका देखा जाए ट्रेंड हम 2021 का देखते हैं, 2023 का भी देखा जाएगा, 22 का भी देखा जाता है, 24 का भी देखा जाएगा। तो इन सब में हमें एक ही चीज़ कॉमन देखने के लिए मिली है कि हमारे जो पॉलिटी है वो कैसे उसमें क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से हमने उसको अप्रोच करना है, इस तरीके से हम आज पॉलिटी के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो 2021, 22 और 24 के हम आज क्वेश्चन डिस्कस भी करेंगे कि भी कैसे क्वेश्चन आए थे, कैसे नहीं आए थे। ठीक है, इसमें मैं आपको एक चीज़ और गाइड करूँगा कि आपके क्या हो रहा है, बच्चे क्या है आज के टाइम में ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई अगर करंट अफेयर पढ़ना है तो हमें कैसे करना है, कैसे वो सब्जेक्ट में आ रहा है हमारे करंट अफेयर। तो उस तरीके से बच्चे क्या है कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, उसी चीज़ को टैकल करने के लिए आज हम देखते हैं कि भाई कैसे क्वेश्चन वहाँ पे प्री में आपसे पूछे जा रहे हैं। जैसे कि हम आज बात किसकी करेंगे, इंडियन पॉलिटी की बात करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि भाई क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। ठीक है, आइडिया हमें कैसे लेना है कि भाई किन टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, कहाँ से क्वेश्चन हमारा उठेगा पॉलिटी के लिए। अगर हमें पॉलिटी में 9 से 10 क्वेश्चंस भी आ रहे हैं तो हम रिस्क नहीं ले सकते हैं पॉलिटी के क्वेश्चंस को गलत करने के लिए। जैसे कि अगर 10 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो एटलीस्ट हमारे 8 क्वेश्चन ठीक रहने चाहिए। ठीक है, उससे से ही क्या है हमें आगे चांस मिलेगा कि हमारा प्री क्वालिफाई रहे या हमें अच्छे मार्क्स मिले। ठीक है, कुछ एक ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि एचपीजी के होता है, आपका पॉलिटी हो गया, आपके कुछ एक जनरल साइंस के क्वेश्चंस हो गए, आप इसमें क्या है बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते इनको गलत होने का। उसी तरीके से आज हम देखेंगे कि पॉलिटी में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो किन सेक्शन से उठ रहा है, किन सेक्शन को हमें देखना चाहिए, किन सेक्शन को हमें अप्रोच करना चाहिए। तो उसी तरीके से हम देखेंगे पूरे जितने भी हमारे पास प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रखे हैं किस तरीके से वो आए थे। क्योंकि मैंने आपको देखिए पहले ही कहा है कि अगर हमें पॉलिटी के क्वेश्चन को मैक्सिमम अबाउट हम देखा जाए तो अगर 90 to 95% हमारे पॉलिटी के क्वेश्चन ठीक रहें, ठीक हो जाएं पेपर में, तो हमारा क्या है प्रीलिम क्वालिफाई होने के चांसेस और अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, हमें ये आइडिया लेना है कि क्या होता है कि कुछ एक बच्चों को ये समझ नहीं रहती है कि भाई हमारे जो पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, या अदर सेक्शंस हो गए हमारे पास जैसे कि जियोग्राफी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, इकोनॉमी है। ठीक है, कि भाई करंट अफेयर से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पे, कैसे क्वेश्चंस हमें कैसे टैकल करनी है चीज़ें। ठीक, तो पॉलिटी का भी यही है पूरा सेम टू सेम। जो भी चीज़ें आप करंट में देख रहे हैं उसके बैकग्राउंड से पॉलिटी का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 में से 6 या 7 क्वेश्चन उसी के ही बैकग्राउंड से आएगा जो आपके करंट अफेयर में चली होगी चीज़ें। ठीक है, जैसे कि अगर वाइस प्रेसिडेंट को लेके या प्रेसिडेंट को लेके कुछ भी चीज़ें चलती है तो उसके बैकग्राउंड से क्वेश्चन वहाँ बनेगा ही बनेगा। ये हमारा क्या है पिछले 3 से 4 सालों में यही ट्रेंड देखने के लिए हमें मिला है।
तो इसी में ही हम आज देखेंगे कुछ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पॉलिटी में आ रखे थे, ठीक है, क्योंकि वही टॉपिक क्या है, वही उनमें से कुछ एक टॉपिक्स ऐसे हैं, क्योंकि मैं ये चीज़ बार बार आपको कह रहा हूँ, अगर क्या है हमारे पास पॉलिटी में अगर 10 क्वेश्चंस, कितने बता रहा हूँ मैं आपको, अगर 10 क्वेश्चंस भी आ रहे हैं तो उसमें से क्या हो रहा है 6 से 7 क्वेश्चन, मैक्सिमम 6 से 7 क्वेश्चन किस में चले हैं, आपके करंट अफेयर को लेके। जितने भी जो भी चीज़ें आपकी करंट अफेयर में चली है उस चीज़ के ही बैकग्राउंड से क्या है चीज़ें आ रही है आपके पॉलिटी में, ठीक है। तो हम देखेंगे कि क्या ट्रेंड चला था आपके 2021 में, 22 में, 23 में, 24 में। हम देखेंगे इनके भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे कैसे चले थे, ठीक है जी, लग गया आपको पता। तो पहला वही हम देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है आपके पास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे ये पॉलिटी के आपके सारे के सारे। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे हम, हु डिसाइड द मैटर ऑफ डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए फॉर मैटर अदर देन दोज गिवन इन द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी। फिर क्या बोल रहा है आपका, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, हु डिसाइडेड द मैटर ऑफ डिसक्वालिफिकेशन, कि भाई अगर कोई भी एमएलए डिसक्वालीफाई हो रहा है, ठीक है, तो इस मैटर को कौन डिसाइड करेगा, अदर देन दोज गिवन इन द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहली बात यहाँ पे आपको क्या है 10th शेड्यूल का पता रहना चाहिए, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करता है आपका 10th शेड्यूल, ठीक है। तो आपको क्या है, अगर आपको शेड्यूल याद नहीं रहते तो आप एक ट्रिक भी लगा सकते हैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। क्या ट्रिक है आपके पास, टीयर्स, TEARS, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है। इस ट्रिक से क्या है आप अपने शेड्यूल्स को याद भी रख सकते हैं, टर्म एंड ओथ, ठीक है, सैलरीज वगैरह, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है आप इस तरीके से आप क्या है अपना शेड्यूल्स को याद रखते हैं। एक शॉर्टकट ट्रिक है ये आपके शेड्यूल को याद रखने के लिए, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि आपके पास क्या बोला गया है, हु डिसाइड द मैटर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए फॉर मैटर अदर देन दोज गिवन इन द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई कौन डिसाइड कर सकता है, जितने भी आपके क्या है 10th शेड्यूल में दिए गए हैं, अदर देन उसके अलावा कौन डिसाइड कर सकता है। तो इसका आपके पास आंसर रहता है कौन, सी, गवर्नर। गवर्नर डिसाइड कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है जी, समझ रहे हैं आप ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया bars a member of parliament from holding an office of profit under the government of India or the government of any state, ठीक है जी। आपके पास क्या है यहाँ पे आर्टिकल पूछा गया है। मैक्सिमम इस चीज को डिस्कस करने से पहले हम एक ही चीज बोलेंगे, क्योंकि ये जो आर्टिकल वाले क्वेश्चन रहते हैं ये मैक्सिमम क्वेश्चन आपके क्या है करंट अफेयर में देखे जाते हैं। करंट अफेयर में मैंने आपको पहले भी कहा, करंट अफेयर में जितने भी आपके पास आर्टिकल्स, वहाँ पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर चले हैं उसके बैकग्राउंड में जितने भी आर्टिकल्स आ रहे हैं उससे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। अगर पॉलिटी के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं या 11 क्वेश्चन आ रहे हैं या 12 आ रहे हैं या 8 भी आ रहे हैं, एटलीस्ट आपको करंट अफेयर के बैकग्राउंड से 5 से 6 क्वेश्चन देखने के लिए मिल ही जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास जो आपके पास क्वेश्चन 2 है वो क्या बोलता है हमारे पास, ठीक है, विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बार्स अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट from holding an office of profit under the government of India or the government of any state। इसका क्या आंसर आएगा आपके पास, आर्टिकल 102 सब क्लॉज 1.a, ठीक है, लग गया आपको पता। नेक्स्ट क्या रहता है आपके पास, मोशन के बारे में। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कट मोशन, कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या है आपके पास कट मोशन। आप देखते हैं पहले ही आपके पास डिफरेंट मोशंस आते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या रहता है भाई, आपके पास ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, टू रिड्यूस इनकम टैक्स, ठीक है, पहला ऑप्शन ये। दूसरा क्या बोला गया है, टू रिड्यूस एक्साइज ड्यूटी के लिए बोला गया है। तीसरा क्या बोला गया है, टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर इन द बजट प्रपोजल, ठीक है। आपके पास चौथा ऑप्शन क्या दिया गया है, टू रिड्यूस प्लान एक्सपेंडिचर, ठीक है। इनमें से आपको देखना है कि भाई कट मोशन किससे रिलेटेड है। तो आंसर क्या है आपके पास, सी, कट मोशन किससे रिलेटेड है, टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर इन द बजट प्रपोजल। जब भी आप पार्लियामेंट पढ़ते हैं तो उसमें आप क्या है ये मोशंस के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें क्या बोला गया है, टू रिड्यूस, इसका आंसर क्या रहेगा आपका, टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर इन द बजट प्रपोजल, ठीक है, लग गया पता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहां क्या देखने के लिए मिलेगा, थ्रो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1/3 सीट, कितना बोला गया यहां पे ध्यान देंगे,
1/3 सीट फॉर द वुमेन आर रिजर्व्ड इन द पंचायती राज अंडर विच आर्टिकल, अंडर विच आर्टिकल, ठीक है, कि भाई थ्रो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आप सभी को पता रहेगा, 73rd किसके लिए है, पंचायती राज के लिए है, 74th आपके म्यूनिसिपैलिटीज के लिए होता है, ठीक है। तो आपको इसी में से ही क्वेश्चन कहां से दिया गया है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्वेश्चन बोला गया है कि इसके द्वारा 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1/3 जो सीट है, 1/3 जो आपके पास सीट्स है वो किसके लिए, ठीक है, सीट्स फॉर वुमेन आर रिजर्व्ड इन द पंचायत अंडर विच आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के तहत आपके जो है पंचायती राज में 1/3 सीट वुमेन के लिए रिजर्व की जाती है, ठीक है। आर्टिकल है आपके पास आर्टिकल 243D, आर्टिकल क्या रहेगा आपके पास 243D, ठीक है जी, लग गया पता। और इसी के ही साथ नेक्स्ट जो आपके पास जो 5th क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे 5th क्वेश्चन क्या बोलता है, When any office does not perform his duty, क्या बोला गया यहाँ पे, When any office does not perform his duty, High Court और Supreme Court can issue which writs, ठीक है। रिट्स के बारे में कहा गया है, आपको पता है आपके जो फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 32 है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसमें कुछ एक रिट्स के बारे में कहा गया है, जैसे कि अलग अलग रिट्स है, हैबियस कर्पस है, प्रोहिबिशन है, मैंडेमस है, को वारंटो है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है आपके पास व्हेन एनी ऑफिशियल डज नॉट परफॉर्म हिज ड्यूटी, अगर कोई भी आपके पास गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर है, कोई भी ऑफिसर है, वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करते हैं, यानी कि आपका काम वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 इसके थ्रू करता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 इसके थ्रू करता है, ठीक है। कैन इशू विच रिट, कौन सा रिट इशू कर सकता है जब कोई भी आपके पास ऑफिशियल, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर या कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट अपना काम नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपके पास, आंसर सी, मैंडेमस। किसकी बात करता है, मैंडेमस। तो अगर हम यहाँ पे प्रीलिम की बात कर रहे हैं तो इसी चीज से एक और क्वेश्चन भी बनता है आपका कि भी इनका मतलब क्या है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल हैबियस कर्पस, ठीक है, इनके मतलब कि ये क्या है, लैटिन वर्ड्स है सारे, ये क्या है आपके पास, लैटिन वर्ड्स है सारे। इसका मतलब क्या होता है, टू हैव द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है। इसी से ही क्या है आपको क्वेश्चंस देखने को मिलता है प्रीलिम में, 1-2 बार पहले भी आ चुका है कि भाई इनका मतलब क्या है, लैटिन वर्ड्स है ये, तो इनका मतलब आगे क्या है, ठीक है जी, लग गया पता आपको 5वें क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम देखते हैं विच आर्टिकल हैव बीन इंसर्टेड टू प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन 2019, ठीक है, ये भी आप देख रहे हैं, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन को लेके करंट अफेयर में कुछ एक बात चली थी, ठीक है, उसी के ही बैकग्राउंड से क्या है, एग्जाम में भी हमें ये क्वेश्चन देखने के लिए मिला था, ठीक। तो ये क्या बोलता है हमारे पास, विच आर्टिकल हैव बीन इंसर्टेड टू प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर EWS इन 2019, ठीक है जी। कौन सा ऐसा आर्टिकल है, कौन सा ऐसा अधिनियम था जिसको क्या है डाला गया, किसके लिए भाई, टू प्रोवाइड रिजर्वेशन, रिजर्वेशन किसको दिया गया, EWS सेक्शन इन 2019। तो इसका आंसर क्या है आपके पास, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6, ठीक है जी। इसमें आपको क्या है देखने के लिए मिल जाता है, क्या इसका आंसर रहेगा, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6 एंड 16 6, ठीक है जी, लग गया आपको पता। EWS पता ही आपको सारा ये मामला क्या हुआ था, मंडल केस का आपको पूरा पता रहेगा, कैसे कैसे चीजें हुई थी। तो नेक्स्ट हम यहां पे देखेंगे, नेक्स्ट क्या बोलता है, द पर्पस ऑफ एन एडजर्नमेंट मोशन इज टू, ठीक है। आपने क्या है डिफरेंट मोशंस, जब आप पार्लियामेंट पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा वहां पे डिफरेंट मोशंस के बारे में। तो यहाँ पे किसके बारे में बोल रहा है, यहाँ पे ये एडजर्नमेंट मोशन, ठीक है। पर्पस क्या रहता है एडजर्नमेंट मोशन का, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसमें क्या बोल रहा है, टू सीक द लीव ऑफ द हाउस टू इंट्रोड्यूस अ बिल, ठीक है, सीक द लीव ऑफ द हाउस टू इंट्रोड्यूस अ बिल, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, सेंचर द गवर्नमेंट, ठीक है। तीसरा क्या बोल रहा है, ये पर्पस अ रिडक्शन इन द बजट, ठीक है जी, बजट में रिडक्शन की बात कर रहा है, वो आप पहले भी देख चुके हैं कौन सा था वो, ठीक है। ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हाउस टू अ मैटर अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। तो इसका आंसर क्या है आपके पास, डी इसका जो है आपके पास आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, पर्पस क्या रहता है हमारे पास एडजर्नमेंट मोशन का, ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हाउस टू अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, ठीक है जी,
लग गया आपको पता? ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या चीज रहेगी आपके पास? ठीक है, तो नेक्स्ट क्या बोलेंगे? जुडिशरी इन इंडिया एंजॉय द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। आपको पता आर्टिकल 13 जब आप पढ़ते हैं जुडिशियल रिव्यू की बात होती है वहां पे। ठीक है, जुडिशरी इन इंडिया एंजॉय द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ विच मीन्स। ठीक है जी, जुडिशियल रिव्यू की इंडिया में जुडिशरी क्या है, एंजॉय क्या करती है, किस चीज की पावर एंजॉय करती है? जुडिशियल रिव्यू की पावर एंजॉय करती है। ठीक है, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस सिद्धांत पे भैया? आपके प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ विच मीन्स, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब वहां से पूछा जा रहा है। दो तरीके से होते हैं ये, एक होता है आपके पास प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ और एक रहता है हमारे पास ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है जी, तो आपको पता है BN राव साहब हमारे जो एडवाइजर थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, तो वो अमेरिका गए थे, तो उनको वहाँ पे एडवाइस की गई थी, क्यों कि आपका देश जो है अभी नया नया आज़ाद हुआ है, तो हमें क्या अपनाना चाहिए? प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ अपनाना चाहिए। ठीक है, तो इसी के बारे में बोला गया है कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ होता क्या है। तो पहले देखेंगे हम क्या बोल रहा है। जज इन इंडिया कैन डिक्लेयर अ लॉ इनवैलिड सिंपली बिकॉज इन देयर ओपिनियन द लॉ इज नॉट ड्यू। पहला ऑप्शन ये बोलता है। दूसरा ऑप्शन क्या बोलता है? जजेस इन इंडिया कैन क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ अनड्यू लॉ प्रोवाइडेड इट विद इन द लिमिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तीसरा क्या बोलता है? जजेस इन इंडिया कैन नॉट क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ लॉ प्रोवाइडेड इट विद इन द लिमिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एंड डी क्या पास? नॉन ऑफ दी अबव। तो हमारे पास जो आंसर क्या रहेगा इसका? सी आंसर रहेगा। जजेस इन इंडिया, जो जज है आपके पास इंडिया में, जजेस इन इंडिया कैन नॉट क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ द लॉ, नहीं क्वेश्चन कर सकते भाई। ठीक है, प्रोवाइडेड इट विद इन द लिमिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, ये रहता है आपके क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है आपके पास? रिगार्डिंग द इंटरीम गवर्नमेंट ऑफ 1946 में जैसे कि आपको पता है इंटरीम गवर्नमेंट थी, फिर क्या है आपके पास देश आज़ाद होता है, फिर आपके इलेक्शंस होते हैं 1951-52 में, फिर आपके पास क्या है? एक परमानेंट पार्लियामेंट बैठेगा। ठीक है, उसके बाद तो ये क्या है? रिगार्डिंग द इंटरीम गवर्नमेंट ऑफ 1946 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। कि भाई आपके पास कुछ एक स्टेटमेंट्स दी है बच्चे, इसमें क्या है? इसमें स्टूडेंट्स हमेशा ये ध्यान देंगे कि आप इस चीज को ध्यान देंगे भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कि क्या इसमें करेक्ट नहीं है, या ट्रू होती है या फॉल्स रहता है। आपको इसमें क्या है? बार बार इसमें ध्यान देना ही पड़ेगा। इसका आप क्या है, कई बार गलत भी कर देते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्या बोलता है भाई? जवाहरलाल नेहरू वॉज द प्राइम मिनिस्टर एंड हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, बोला गया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही है? जवाहरलाल नेहरू was designated as the Vice President of India, Vice President of Viceroy Executive Council। ठीक है, आपको क्या बतानी है जो करेक्ट नहीं है? The Viceroy continue to be the head of Executive Council। ठीक है, जो भी आपके क्या है? वाइसरॉय क्या रहेंगे? हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट आपके पास वो क्या बोल रही है? द मेंबर ऑफ द इंटरीम गवर्नमेंट वर मेंबर ऑफ द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो आपके पास क्या बोला था? करेक्ट कौन सी नहीं है। ठीक है, तो इसका जो आपके पास आंसर रहता है वो क्या है? ए, JL नेहरू वॉज द प्राइम मिनिस्टर एंड हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है जी, लग गया पता आपको वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या क्वेश्चन रहेगा? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 0 आवर इन इंडियन पार्लियामेंट प्रोसीजर? कि भाई 0 आवर है क्या? ठीक है, लग गया पता आपको। तो इसमें क्या है आपके पास? ऑप्शन क्या दिए जाएंगे? द टाइम एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन आवर एंड द बिफोर द डिबेट ऑन द अदर एजेंडा ऑफ द डे। नेक्स्ट आपके पास क्या रहेगा? टाइम जस्ट बिफोर द क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन आवर से पहले का टाइम। ठीक है, क्योंकि यहाँ बिफोर लिखा है भाई। नेक्स्ट क्या बोला है? व्हेन एनी स्पेशल प्रिविलेज मोशन इज एक्सेप्टेड, कोई स्पेशल प्रिविलेज मोशन को क्या किया जा रहा है? एक्सेप्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्या है? फर्स्ट आवर ऑफ द सेशन, कि भाई जैसे ही आपका सेशन स्टार्ट होता है, आपने देखा होगा कोरम, आपने देखा होगा अगर क्या है सदन की 10% जनता आ जाए तो क्या है बिजनेस स्टार्ट कर दिया जाता है। तो भाई पहला क्या बोल रहा है? फर्स्ट आवर ऑफ द सेशन की बात कर रहे हैं। तो किसको बोला गया है? अंडरस्टैंड क्या करना हमने यहाँ पे? 0 आवर। क्या अंडरस्टैंड करना है हमने यहाँ पे? 0 आवर अंडरस्टैंड
करना है, ठीक है, इन द इंडियन पार्लियामेंट प्रोसीजर, ठीक है। तो 0 आवर क्या होता है, द टाइम एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन आवर, ठीक है, किसके एंड में, एंड ऑफ द क्वेश्चन आवर, एंड बिफोर द डिबेट ऑन अदर एजेंडा ऑफ द डे, ठीक है। एंड बिफोर, पहले की बात हो रही है भाई, बिफोर द डिबेट ऑन अदर एजेंडा ऑफ द डे की बात हो रही है, ठीक है जी, लग गया आपको पता। नेक्स्ट यहां पे क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट डिफाइन डेफिनेशन ऑफ, ठीक है, क्या बोलेंगे आप, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट डेफिनेशन ऑफ मनी बिल अंडर आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोल रहा है अभी, किसकी बोल रहा है अभी, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल अंडर आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है ये, ठीक है, मनी बिल की डेफिनेशन के बारे में बात कर रहा है ये। तो पहली आपके पास स्टेटमेंट क्या बोलती है, द इम्पोजिशन, ठीक है, इम्पोज करना, एबोलिशन निरस्त करना, अल्ट्रेशन कट करना, इन रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, कोई टैक्स लगाया जा रहा है, ठीक है, किसके बारे में बोल रहा है यहाँ पे, मनी बिल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ये किसके बारे में बात कर रहा है भाई, ठीक है, द रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग्स ऑफ मनी, बोरोइंग ऑफ मनी, ठीक है। नेक्स्ट ये किसके बारे में बोल रहा है, द एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, ली जा रहा है, ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, मनी बिल के बारे में बात हो रही है, भी ध्यान देंगे आप। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट डेफिनेशन पूछी जा रही है आपसे ऑफ मनी बिल अंडर आर्टिकल 110 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, आंसर में क्या रहेगा आपका डी, जो क्या बोल रहा है, ऑल ऑफ द अबव, कि भाई ये जो सारी जितनी भी स्टेटमेंट्स है, जितनी भी स्टेटमेंट आपने पहली 3 स्टेटमेंट पढ़ी, वो क्या है, सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, व्हाट इज द करंट पोजीशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंग्लो इंडियंस इन द लोकसभा, कि भाई एंग्लो इंडियंस की करंट जो आपके पास क्या है, पोजीशन क्या है लोकसभा में, ये आपके भाई एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, पहले 2 एंग्लो इंडियंस आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, पहला ये, दूसरा 1 एंग्लो इंडियन इज रिप्रेजेंटेड, ठीक है, कि भाई एक एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंट करेगा कोई, ठीक है, ये पहला क्या बोल रहा था, 2 एंग्लो इंडियंस आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। तीसरा क्या बोल रहा है, नॉमिनेशन ऑफ देम हैज बीन डन अवे विद बाय 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, लग गया पता आपको, ठीक है, दे आर नॉट नॉमिनेटेड एज पर देयर पॉपुलेशन, ठीक है। तो क्या बोला गया अभी, करंट पोजीशन की बात की गई हमने, किसके बारे में बोला गया है, करंट पोजीशन के बारे में बोला गया है, ठीक है, ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन इन द लोकसभा, ठीक है, ये भाई पुराने क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे, अब तो ये ऐसा रहा नहीं कुछ, बट जब ये आया था क्वेश्चन तब इसका क्या था आंसर, सी, नॉमिनेशन ऑफ देम हैज बीन डन अवे विद 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अ स्पीकर अलाउज एनी मेंबर टू स्पीक इन पार्लियामेंट इन हिज और हर मदर टंग, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, मदर टंग की बात हो रही है, कि भाई ऐसा कौन सा आपके पास आर्टिकल है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का, जब स्पीकर आपको अलाउ करेंगे किसी भी मेंबर को टू स्पीक इन, कहाँ पे भाई, पार्लियामेंट इन हिज मदर टंग। तो कौन सा आर्टिकल है भाई, आर्टिकल 19 से तो हो नहीं सकता, 343, आपके पास आंसर क्या रहेगा, 120 सब क्लॉज 1, क्या रहेगा आपके पास, 120 सब क्लॉज 1 रहेगा इसका आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे क्या है, जैसे कि भाई ये चीज़ तो क्या है, सिंपल है। अब आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इसी तरीके से क्या है आपके पास एग्जाम में भी, आपके प्रीलिम में भी क्वेश्चन आ रहे हैं स्टेटमेंट बेस्ड, ठीक है। यानी क्या है, गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दी जाएगी आपके पास। पहली स्टेटमेंट क्या बोलती है, प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा ऑन द एडवाइस ऑफ स्पीकर, ध्यान देंगे भाई, क्या बोला गया यहाँ पे, प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व, निरस्त कर सकता है लोकसभा को, किसके एडवाइस पे, स्पीकर के एडवाइस पे, ठीक है जी, पहली स्टेटमेंट ये बोलती है। दूसरा क्या बोलता है, राज्यसभा अंडर आर्टिकल 312, कौन सा आर्टिकल आपके पास, 312, एंजॉय स्पेशल प्रोविजन टू अपॉइंट मेंबर ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन, मेंबर ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन। तो आपके पास क्या है, राज्यसभा अंडर आर्टिकल 312 क्या इंजॉय करती है भाई, एक स्पेशल पावर इंजॉय करती है टू अपॉइंट मेंबर ऑफ, किसका मेंबर अपॉइंट कर सकते हैं, वो ह्यूमन राइट कमीशन का मेंबर अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स थी, इसमें क्या बोला गया है, इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर
फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है जी, देखना भी हमें कौन सी सही है कौन सी गलत नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या बोलता है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट। ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। और लास्ट क्या बोला गया है, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो हमारे पास जो आपका आंसर आता है वो क्या आता है, बी, बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट। ठीक है, क्योंकि भाई क्या है, जब प्रेसिडेंट डिसॉल्व करता है लोकसभा को तो उस एडवाइस भाई स्पीकर की नहीं होती है, पीएम की होती है। किसकी होती है, आपके पीएम की होती है। ठीक है जी, और राज्यसभा ये चीज नहीं करती है। ठीक है, लग गया आपको पता। नेक्स्ट क्या बोला जाता है, नेक्स्ट आपके पास फिर से वही क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 है स्टेटमेंट 2 है, इसको आपने क्या है देखना है फिर से। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट क्या बोलती है, नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 जुलाई 1947। कब भाई अडॉप्ट किया था, 27 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया था भाई हमने क्या अपना नेशनल फ्लैग। ठीक है जी, स्टेटमेंट 2 क्या बोलती है वहां पे, नीलम संजीवा रेड्डी हैज ऑल्सो वर्कड एज स्पीकर लोकसभा प्रायर टू हिज इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है जी, क्या बोला गया है, नीलम शिवा रेड्डी को क्या बोला गया है, वर्क एज अ स्पीकर की तरह वर्क किया है लोकसभा प्रेयर टू हिज इलेक्शन एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है जी, इसमें आपको क्या बोला गया है, इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। आंसर पहले की तरह ही आपको क्या है फिर से चूज करना है कि भाई स्टेटमेंट 1 और 2 ठीक है, स्टेटमेंट 1 और 2 गलत है, या एक स्टेटमेंट ठीक है या दूसरी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, या स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट या स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो इसमें क्या है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या आपके पास सही है कि भाई नेशनल फ्लैग को हमने अडॉप्ट तब किया था, नीलम संजीवा रेड्डी जी क्या थे, वर्क करे थे स्पीकर, वाइल लोकसभा प्रेयर टू हिज इलेक्शन एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है जी, लगे आपको पता। नेक्स्ट ये किसकी चीज की बात कर रहा है, एज पर आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज ट्रू अबाउट मनी बिल। ठीक है, 110 आर्टिकल है आपके पास। ठीक है, किसका, संविधान का। तो ये आपके पास कुछ एक यहाँ पे कंडीशंस दी गई है कि भाई ये पूछ रहा है व्हाट इज ट्रू अबाउट मनी बिल, व्हाट इज ट्रू अबाउट मनी बिल, कि भाई ट्रू क्या है, ट्रूथ क्या है भाई आपके मनी बिल के, भाई इनमें से कौन सी सही स्टेटमेंट है, भाई कौन सी ट्रूथ है। ठीक है, क्या बोलेंगे आप, ऑल द एक्सपेंडिचर मेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि भाई जितना भी आप खर्चा कर रहे हैं वो कौन करता है भाई, किसके द्वारा आप ये डिसीजन लिए जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, मनी बिल के लिए भाई। दूसरा क्या बोल रहा है, इम्पोजिशन, इम्पोज करना, एबोलिश करना, रिविजन करना, अल्ट्रेशन करना। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। ठीक है, मनी बिल कब देख रहे हैं भाई। तीसरी स्टेटमेंट क्या बोल रही है, एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। चौथा आपके पास क्या बोल रहा है, कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड एंड कंटीजेंसी फंड ऑफ द इंडिया, द पेमेंट ऑफ मनी इनटू और विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम एनी सच फंड्स। ठीक है, मनी बिल का देखा जा रहा है भाई। इसमें क्या बोला गया है, चूज द करेक्ट आंसर। क्या बोला गया है यहाँ पे, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है जी, आपके पास यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, आपके पास आंसर है आपके पास ए, 2, 3 एंड 4 जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ठीक है। कि भाई ये नहीं होता भाई, ये सारी चीजें भाई पीएम साहब नहीं करते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीजें क्या आपके पास ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्या आती है आपके पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, देखा जाएगा भाई इसमें पहले क्या स्टेटमेंट दिया आपके पास, कॉन्स्टिट्यूशन 61st अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू द रिडक्शन इन वोटिंग एज। जो आपके पास भाई 61st अमेंडमेंट एक्ट है वो किससे रिलेटेड, आपके वोटिंग एज से रिलेटेड है। ठीक है, 93rd अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू द रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस, कि भाई ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड है। ठीक है, आपको यहीं से आइडिया लग जाना चाहिए। ठीक है, 86th अमेंडमेंट एडेड आर्टिकल 19A इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई 86 जो अमेंडमेंट है उसने क्या ऐड किया था, 19 जो आपके पास आर्टिकल है जहाँ पे आपको बहुत सारी छूट दी गई है, ए उसका जो सेक्शन है ए संविधान में ऐड किया था उसने। और लास्ट जो आपके पास स्टेटमेंट है, इन 2002 ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स टू प्रोवाइड एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 12 ईयर वॉज एडेड। ठीक है जी, 2002 में क्या किया था कि भाई सभी पेरेंट्स की ये ड्यूटी है कि भाई जो उनके बच्चे हैं 6 से कितने 14 साल तक के, उनको क्या है एजुकेशन मिलनी चाहिए। ठीक है जी, ये लग गया आपको पता। इसमें क्या बोला गया है, चूज द करेक्ट आंसर। क्या बोला गया इसमें आपके पास, चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है जी,
आंसर क्या आता है आपके पास? करेक्ट क्या है आपके पास? सिर्फ यहाँ पे 4 और 1, ठीक है, 4 and 1 ओनली। कौन सी आपके पास? एक चौथी ठीक है और एक पहली ठीक है भाई, ठीक है। ये 93rd तो नहीं थी आपके पास, 86 भी नहीं थी, ठीक है। लग गया बात आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या रहेगा? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फिर से वही क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पार्ट 9 वॉज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय, ध्यान देंगे यहाँ पे क्या बोला गया है। पार्ट 9 वॉज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है जी। पहले भी आपके पास जो पार्ट 9 है उसको इंसर्ट किया गया था संविधान में, किसके द्वारा? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट क्या बोल रही है? आर्टिकल 243 डी, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? डी की बात हो रही है। प्रोवाइड रिजर्वेशन टू वुमेन, क्या बोला जा रहा है? आर्टिकल 243 डी प्रोवाइड रिजर्वेशन टू वुमेन इन ग्राम पंचायत, ठीक है। ये रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है वुमेन्स को ग्राम पंचायत में कि नहीं, ठीक है। क्या बता? नेक्स्ट, पंचायत आर नॉट डिपेंडेंट ऑन स्टेट्स फॉर देयर बजट, कि भाई क्या है? पंचायत डिपेंडेंट नहीं होती है किस पे भाई? स्टेट्स पे, उसके अपने बजट के लिए, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या बोल रही है यहाँ पे? स्टेट लेजिस्लेचर कांट मेक लॉज फॉर ऑडिटिंग द अकाउंट्स ऑफ पंचायत। स्टेट लेजिस्लेचर जो है आपके पास, ठीक है, वो क्या नहीं बना सकता है? कौन से कानून नहीं बना सकता है? फॉर ऑडिटिंग द अकाउंट्स ऑफ पंचायत, ठीक है। ये आपके पास क्या है? 4 की 4 स्टेटमेंट है। इसमें से हमें क्या क्वेश्चन क्या पूछा गया है? चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। करेक्ट क्या है भाई, ठीक है, समझ गए आप, ठीक है। तो करेक्ट हमारे पास आंसर क्या है? 1 and 2 ओनली, कि भाई पार्ट 9 वॉज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, पंचायती राज की बात हो रही है भाई। 243D क्या देता है भाई? वुमेन को रिजर्वेशन देता है, कहाँ? आपके ग्राम पंचायत में। पंचायत आर नॉट डिपेंड ऑन द स्टेट फॉर देयर बजट, है भाई, डिपेंडेंट है, ठीक है, आपको पता लग गया, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर कांट मेक लॉ फॉर ऑडिटिंग द अकाउंट्स ऑफ पंचायत, बना सकता है भाई, क्या कर सकता है? वो बना सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या क्वेश्चन आता है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें फिर से वही स्टेटमेंट बेस्ड, आपको भी पता है अब आपके जितने भी जब भी एग्जाम आता है तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो रहते हैं आपके पास क्या रहते हैं? स्टेटमेंट बेस्ड ही रहते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या है? नेक्स्ट, आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। क्या बोला गया है? जो आपके पास आर्टिकल है 340 आपके संविधान का, वो किसके साथ डील करता है? अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। 41 किसके साथ डील करता है? ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द शेड्यूल ट्राइब के साथ करता है। 42 किसके साथ रिलेट करता है? शेड्यूल कास्ट के साथ रिलेट करता है। 42A किसके साथ ऐड है आपके पास? 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। इसमें क्या करना है भैया आपको? इसमें बताना है आपको करेक्ट आंसर, जैसे कि हम पहले से देखते आ रहे हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है इसमें, ठीक है जी। तो आपकी जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन कौन सी है? सिर्फ आपके पास 1 and 4। 1 जो आपका 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो डील किसके साथ करता है? बैकवर्ड क्लासेस के लिए। और 4th 342A किसके साथ ऐड किसके थ्रू हुआ था? 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए आर्टिकल 341 एंड 342 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द स्पेसिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब रिस्पेक्टिवली, 41 and 42, ठीक है जी। लग गया बता आपको? These article empower the president to publicly notify which caste, race or tribe are to be considered SC as ST for the purpose of the constitution in relation to a specific state and union territory, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या क्वेश्चन आता है? मैच द कॉलम। ये ट्रेंड भी बहुत चला है मैच द कॉलम का। आपके पास क्या है? 2 लिस्ट दी जाएगी, 2 लिस्ट के साथ आपके पास ऑप्शंस दिए जाएंगे, ठीक है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। तो पहले क्या बोलता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ठीक है, मैच करना भी आपको। ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ विलेज पंचायत कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है, ठीक है। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यूसीसी, आपको यहीं से आइडिया लगा देना चाहिए पहले ही, यूसीसी, ठीक है। देखेंगे भाई सी, यूसीसी, ठीक है। और क्या है? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात हो रही है यहाँ पे। तो आंसर क्या है भैया आपका? इसका जवाब मैच द कॉलम करोगे, इसका आंसर क्या रहता है आपके पास? सी रहता है। ए का 3, ए का क्या बोल रहा है? ये 3 किस रिलेटेड है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत किस में है? आर्टिकल 40 में है। बी का 4, बी का क्या बोला जा रहा है? 4, ठीक है जी।
लग गया आपको पता। बी का क्या बोला जा रहा है आपके पास, फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी आर्टिकल 51। यूसीसी आपसे यहाँ क्या है, इजीली आप बोल सकते हैं आर्टिकल 44, ठीक है। इक्वल जस्टिस एंड लीगल एड आर्टिकल 39A, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर इसमें से आपको एक भी चीज आती होती तो आपका क्या है, पूरा का पूरा मैच का कॉलम वहां पे बन जाता, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स साइज हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड टू 15% ऑफ द मेंबर ऑफ द लोक सभा बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जो भी आपके पास स्ट्रेंथ है ना अभी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, उसको कितना बोला गया है, सिर्फ अभी 15% बोला गया है। किसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से, मेंबरशिप के हिसाब से, लोकसभा की, ठीक है। तो कौन सा ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, वो आपके पास किसको बोला गया है, 91st अमेंडमेंट एक्ट बोला गया है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है आपके पास इस साल क्या आने वाला है, डिलिमिटेशन आने वाला है, तो सीटें भी क्या है, बढ़ेगी, तो इसमें भी क्या है, कुछ एक चेंजेस होंगे ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या क्वेश्चन आता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें इन स्टेटमेंट्स में से क्या आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। तो पहला क्या बोला गया है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, कि भाई जो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है वो क्या है, किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उसको भाई, चाहे वो लोकसभा है चाहे वो राज्यसभा है। दूसरा क्या बोला गया है, सेंटर एंड स्टेट हैव इक्वल पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कि सेंटर के पास भी उतनी ही पावर है, स्टेट के पास भी उतनी पावर है, किसको अमेंड करने में, आपके संविधान में बदलाव करने के लिए। तो इस स्टेटमेंट से आप समझ ही सकते हैं ये सही है कि गलत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अमेंडमेंट इन द 7th शेड्यूल रिक्वायर द रेटिफिकेशन बाय द लेजिस्लेचर ऑफ नॉट लेस देन हाफ ऑफ द स्टेट। आपने किस में बदलाव लाने हैं, आपके 7वें शेड्यूल में बदलाव लाने हैं, ठीक है। रिक्वायर द रेटिफिकेशन ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ नॉट लेस देन हाफ ऑफ द स्टेट्स की बात की गई यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन ऑल्सो बी अमेंडेड। तो आप भाई यहीं से ही आइडिया लगा सकते हैं कौन सी सही होगी कौन सी सही नहीं होगी। हमारे पास क्या है, सिर्फ 2 ही सही है, एक पहली और तीसरी, क्योंकि भाई आपके बेसिक स्ट्रक्चर का भी अमेंड नहीं हो सकता। केशवानंदा भारती केस आपको याद रहा होगा, आर्टिकल 13 आप बोल सकते हैं, आर्टिकल 13 का हवाला दे सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू भी था वहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर आपके पास बताया गया था, जैसे कि आपके पास क्या था, केसेस केशवानंदा भारती केस, ठीक है, लग गया पता आपको। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आता है, आर्टिकल 23, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्या बोला गया है अभी, इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है भाई यहाँ पे, ठीक है। तो पहले क्या बोला गया, आर डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट, ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है, ध्यान देंगे भाई यहाँ पे, ठीक है। पहला क्या बोला, डिस्प्यूट किस किस के बीच बोला गया है, सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट, ठीक है। डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शंस टू आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूनियन टेरिटरी एंड डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स, ठीक है जी। किसकी बात की गई यहाँ पे भाई, ओरिजिनल जुरिडिक्शन की बात की गई है, किसके, सुप्रीम कोर्ट की। तो आंसर क्या रहेगा, सी। करेक्ट आंसर चाहिए भाई हमें, सी क्या है आपके पास, 1 और 4। क्या बोला गया, डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट, ठीक है। और 4th क्या पास, डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स की बात की गई यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। देयर इज नो मेंशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि भाई आपके संविधान में किसका मेंशन नहीं किया गया है, नो कॉन्फिडेंस मोशन का, ठीक है। दूसरा क्या बोला गया है, अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, कि भाई वो इंट्रोड्यूस होता है राज्यसभा में भी हो सकता है, लोकसभा में भी हो सकता है, ये इनका कहना है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अ मनी बिल कैन बी टेबल्ड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, किसी भी हाउस में भाई मनी बिल, आपको ये स्टेटमेंट से भी समझ जाना चाहिए क्या आंसर आ सकता है इसका, ठीक है। मनी बिल के बारे में बात हो रही है भाई यहाँ पे, ठीक है। A president cannot return a money bill to Lok Sabha for reconsideration। इतने में तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि भी आंसर क्या होना चाहिए। तो आंसर क्या है आपके पास, चूज द करेक्ट आंसर, 1 और 4 के बारे में बात की है भाई, 1 और 4 के बारे में बात की है यहाँ पे, ठीक है, लग गया बता। नेक्स्ट क्या था आपके पास, नेक्स्ट क्या रहेगा आपके पास, लास्ट क्वेश्चन आज का आपके पास, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में क्या आपके पास रेट्स के बारे में दिया गया है, हैबियस कर्पस है, मेंडेमस है, सर्चरॉरी है, कोवेरेंटो है, ठीक है। लिस्ट 2 में क्या बोला गया है, री एग्जामिन लोअर कोर्ट, इनका क्या है आगे मतलब, टू प्रोड्यूस इन पर्सन, ठीक है, रिस्ट्रिक्टिंग ऑफिशियल टू एक्ट,
तो क्या है, आपको भाई यहीं से पता लग जाना चाहिए हैबियस कॉर्पस किसके बारे में बात करता है। आंसर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सी की बात कर रहे हैं। अगर ए का टू बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, बी का ए का 4 टू प्रोड्यूस इन अ पर्सन, कि भाई जैसे कि हमने बात की थी टू हैव अ बॉडी ऑफ भी बोल सकते हैं आप इसमें, कि भाई हैबियस कॉर्पस का क्या, यहीं से आप आइडिया लगा सकते हैं कि भाई क्या बोल सकते हैं आप, सी में अगर बोला है हैबियस कॉर्पस, यहीं से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं टू प्रोड्यूस इन पर्सन, या बोल सकते हैं टू हैव अ बॉडी ऑफ, कि भाई जिसको आपने डिटेन किया है, जिसको आप उठा के ले गए हैं, उसको पहले पेश करें भाई कोर्ट में, ठीक है। तो आपका आंसर यहीं से ही आ जाएगा। तो अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस देखे, ठीक है, हम इससे क्या समझेंगे, कुछ ये क्वेश्चन जो आपको मैं बार बार कह रहा हूं, आपके अगर 10 क्वेश्चन भी पॉलिटी में आते हैं तो उसमें से 10 में से आपके 6 से 7 क्वेश्चन रहते हैं करंट अफेयर के बैकग्राउंड से। करंट अफेयर में कुछ एक चीज़ें चलती है, अगर जैसे ये रिट के बारे में है, ठीक है, अगर रिट कोई भी रिट करंट अफेयर में आपके आ रहा है तो उसके बैकग्राउंड से क्वेश्चन उठ जाएगा, कोई भी आर्टिकल है उसके बैकग्राउंड से क्वेश्चन उठ जाएगा, ठीक है। तो आपको इसमें से ध्यान देना पड़ेगा करंट अफेयर्स पे, कि करंट अफेयर में, पॉलिटी के करंट अफेयर में क्या क्या चीज़ें चली थी, उसके बैकग्राउंड आप उठा लेंगे। आपकी जो आपको पता है बुक आप लक्ष्मीकांत रेफर करते हैं सारे, ठीक है, उसके बैकग्राउंड से आप चीज़ें उठा लीजिए, तो आपको क्या है, आसानी और हो जाएगी ये आइडेंटिफाई करने में कि क्वेश्चन कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे हमें टैकल करने हैं पॉलिटी के क्वेश्चंस, ठीक है। सेम यही जियोग्राफी में भी होता है, सेम यही एनवायरनमेंट में भी होता है, ठीक है। जो आपकी चीज़ें क्या चली रहेगी, आपके करंट अफेयर में चल रहेगी, वहीं से ही बैकग्राउंड से क्या उठ जाएंगे, आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे प्रीलिम में, ठीक है। तो ये क्या थे, हमारे कुछ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे। इसी चीज़ को हम आगे क्या है फिर से डिस्कस करेंगे। तब तक थैंक यू।